डंडे निकालो चलो। ऐसे लड़ाई पसंद नहीं, देखो अपने को चाहिए डंडे कम से कम। भाई लठ मारो, मुक्का मारो, चश्मा तोड़ो, एक दो तोड़ दो एक दूसरे का। कमार सीधी, सावधान, कमार सीधी। बस। चलो बेटा पढ़े अब। लौंडो हौस तैयार है? इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित शब्दावली। शब्दावली। लिखो बेटा शब्दावली। कैपेसिटी सारी लिख ली थी ना कल? लिखो यूपनिया। एक नंबर पर लिखो बेटा यूपनिया। यूपनिया। लिखो सामान्य श्वसन। यूपनिया में लिखेंगे बेटा सामान्य श्वसन। यूपनिया में लिखो सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन। दूसरा लिखो बेटा टैकिपनिया। तीसरा लिखना बेटा ब्रैडिपनिया। लिखो टैकिपनिया में श्वसन दर का बढ़ना, श्वसन दर का बढ़ना। ब्रैडिपनिया में लिखना श्वसन दर का घटना। चल यार देख ले, मैं मेरे में लक्षण नहीं है, तेरे ऊपर कहता हूं मैं। कल मैं बोतल लेके गया, ढाबे पे छोड़ के आ गया। ऐसी बोतल लेके गया था, इसलिए मैं लेके नहीं चलता बोतल। तू लड़का है ही नहीं। चलो बेटा पढ़े क्या? लिखो श्वसन दर का बढ़ना, इसमें लिखो श्वसन दर का घटना। श्वसन दर का बढ़ना, श्वसन दर का घटना। ओए यार तुम क्या पागल हो गए? जिससे जो बात करता मिलेगा उससे क्वेश्चन पूछूंगा अभी। और तुम्हें पता है मैं खाली चेतावनी नहीं देता, मैं कर देता हूं अमल। मैं पागल आदमी हूं तो बात मत कर लेना बेटा। देखो बेटा टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया में क्या होता है? हृदय दर बढ़ती है। टैकीकार्डिया, कार्डिया मतलब हृदय, पनिया, पनिया मतलब श्वास, मिया, मिया मतलब खून। जहां मिया आ गया मतलब खून की बात हो रही है, पनिया आ गया मतलब श्वास की बात हो रही है, और जहां कार्डिया आ गया मतलब हृदय से संबंधित बात। टैकीकार्डिया हृदय दर का बढ़ना, टैकिपनिया श्वसन दर का बढ़ना, ब्रेडिकार्डिया श्वसन हृदय दर का घटना, ब्रेडिपनिया श्वसन दर का घटना। तो लिखो बेटा श्वसन दर का घटना और बढ़ना लिख लिया क्या? बोलो ना। अब लिखो बेटा डिस्पनिया। डिस मतलब क्या बताया था? डिफिकल्टी। पनिया मतलब सांस में। हाँ लिखो श्वास लेने व छोड़ने में कठिनाई, श्वास लेने व छोड़ने में कठिनाई। श्वास, खाना मंगा लेना, 2, ओनली 2। पेट आ गया है यार मेरा। श्वास लेने व छोड़ने में कठिनाई।
श्वास लेने व छोड़ने में कौन सी बीमारी है ऐसी? अस्थमा। कौन सी माँ? अस्थमा। कौन सी माँ है? अस्थमा। तो अस्थमा ये बंद कर दे बेटा, आवाज कर रहा फालतू में, बंद कर दे। माइक तो देते नहीं, गला फड़वाओ मेरे से ही। कौन सी माँ है बेटा? अस्थमा। सुनो एक बार, इसमें लेने में इतनी कठिनाई नहीं आती जितनी छोड़ने में आती है ना? और इसमें सांस छोड़ते समय सीटी बजती है। क्या बजती है? सीटी। सांस छोड़ने में आवाज आएगी, विस्लिंग साउंड आएगा, सीटी बजने की आवाज आएगी। सुनना बेटा, होता क्या है कि ब्रोंकाई नाम सुना है? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, श्वसनीय और श्वसनिकाएं। तो ये एक प्रकार की एलर्जी है। ध्यान देना, एक प्रकार की क्या है? एलर्जी। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी क्या होती है? देखो सुनो, एलर्जी के बारे में बताता हूँ बेटा, रुक जा। एलर्जी वाले में सुनने पहले, फिर पानी पियेंगे अपन। तो एलर्जी बेटा, क्या? एलर्जी। एलर्जी एक प्रकार की, अपन ऐसे मान लो, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की बहुत ज्यादा सक्रियता और बेकार की सक्रियता। जहां जरूरत नहीं है वहां भी प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होने लग जाए, वो क्या है? एलर्जी। जैसे किसी को धूप से, भाई यार धूप तो नॉर्मल चीज है ना यार, और शरीर धूप के लिए रेस्पॉन्ड कर रहा है कि ओ माय गॉड कोई बाहर की चीज शरीर में आई है, इसको मारो मारो मारो, और उसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर दिया? सक्रिय कर दिया। सही बात है क्या? तो नहीं, तुम बताओ, सही बात है क्या? ये एक प्रकार की एलर्जी हो गई। डस्ट से हो गई किसी को धूल, भाई धूल भी नॉर्मल है और कांटेक्ट में आती रहेगी पूरे दिन। कोई धूल में गया, धूल में जाते पे नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, मर गए भगवान, हे राम जी बचा ले आज। तो ये वाली हालत हो जाती है। अरे तुम सब छोड़ो, गेहूं तक से एलर्जी है लोगों को आज की डेट में। रोटी, हाँ हाँ, अरे है उसके, मान लिया मैंने उसके, बता रही उसके है, उस हमें नहीं करना बेटा किसके है किसके नहीं होती है ना। तो गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो होता क्या है, शरीर बेटा फालतू में रेस्पॉन्ड करने लग जाए। जो चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है और हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके संपर्क में आके भी शरीर अगर क्या कर रहा है? रेस्पॉन्ड कर रहा है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिक्रिया दे रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एलर्जी। परागकण से होती है, धूप से होती है, डस्ट से होती है ना, धूल से, और खाने से भी होने लगी है आजकल, किसी भी चीज से हो सकती है, किसी खुशबू से होती है, स्मेल से होती है। कई लोग, मेरा एक भाई है, वो कजिन है, वो अगरबत्ती नहीं जलाने देता कभी भी किसी को। हमारे घर में अगरबत्ती नहीं जलती गाँव में, जब वो होता है तो अगरबत्ती की खुशबू से उसको क्या है, छींकने लग जाएगा 2 मिनट में। तो घी का दीपक जलाते हैं घर वाले में, ये भी सही काम हो गया चलो। अगरबत्ती धूप बत्ती तो नहीं जलती, धुआं से फिर वो उसमें क्या हो जाती है, उसके एलर्जी हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो ये क्या हो गई बेटा? एलर्जी की बात हो गई। मतलब ऐसे बोलते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, मतलब बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है कौन? प्रतिरक्षा तंत्र, फालतू की चीजों के लिए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। प्रतिक्रिया में क्या होता है, जब एलर्जन के संपर्क में शरीर आएगा, मान लो कि मुझे धूप से, डस्ट से एलर्जी है, तो मैं जैसे डस्ट के कांटेक्ट में आऊंगा, धूल के कांटेक्ट में आऊंगा, धूल मेरे शरीर में गई, तो वैसे ही मेरा शरीर की जो कौन सी कोशिकाएं बेटा? मास्ट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मास्ट कोशिकाएं। वो हिस्टामिन का स्राव करने लग जाएंगी, है ना। एलर्जी में क्या होता है? एलर्जन के संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में आए? एलर्जन के संपर्क में आएगा तो मास्ट सेल से, कौन सी सेल से क्या निकलेगा? हिस्टामिन। कौन सा मीन? क्या निकलेगा? हिस्टामिन। और इसी के कारण एलर्जी के लक्षण आते हैं। इसके कारण किसके लक्षण आते हैं? एलर्जी के लक्षण, जैसे छींकना, चकते, नाक बहना, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी एलर्जी है उससे संबंधित। भाई सांस की एलर्जी है, जैसे अस्थमा, तो सांस में दिक्कत आएगी, समझ रहे हो। स्किन की एलर्जी है धूप से किसी को, तो उसके चकते हो जाएंगे। धूल से है तो छींकें आएंगी, नाक बहेगी। खुशबू से है तो भी छींकें आएंगी, नाक बहेगी। बोलो, तो ये क्या हो गए? एलर्जी के लक्षण हो गए। इलाज कैसे करोगे एलर्जी का? अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है, ध्यान रखना, है ना। क्या है? एक प्रकार की एलर्जी है। और मैंने नीचे क्या पढ़ाया है आपको? एलर्जी के बारे में पढ़ाया है। अस्थमा में क्या होता है?
जैसे ही एलर्जन के संपर्क में आएगा वो हिस्टामिन निकलेगा, हिस्टामिन निकलेगा तो इसके अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या है? श्वसनिकाओं में संकुचन। किसमें? श्वसनिकाओं में क्या हो जाएगा? संकुचन। अब श्वसनिकाओं में संकोचन हो जाएगा तो सांस, जय श्री राधे, राधे राधे, वेरी गुड। ये बढ़िया चीज सिखाई है सर ने इसको। आजा बेटा, सबको राधे राधे करेंगे अपन। आ जाओ, आगे आ जाओ। हैं? क्या क्या हुआ? मम्मी कहाँ है मम्मी? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ऑफिस में बात करेंगे भाभी जी से। हाँ बेटा ऊपर आओ आप। क्या नाम है आपका? किया। राधे राधे बोलो सबको, चलो। और दो चार चीजें और से मत बुलवाओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या समझ में आया? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब श्वसनिकाओं में क्या हुआ? संकुचन। अब सांस खींच तो लेगा पेशेंट, देखो खींचने में दिक्कत नहीं आएगी इतनी। आप खुद महसूस करो, कोई छोटी जगह है उसमें सांस जोर लगा के आदमी खींच तो ले, प्रेशर से जाती है, लेकिन बाहर निकालते टाइम इसमें क्या आएगी? फिर दिक्कत आएगी। छोटी सी जगह में से हवा आती है तो सीटी बजती है। अरे भाई होठों को पतला किया तभी तो सीटी बजी, तो ये पतले हो जाएंगे तो क्या बजेगी? ये सीटी किसके लिए थी बेटा? समझाने के लिए कि भाई जब पतली जगह में से हवा आएगी तो कौन सा साउंड आएगा? विस्लिंग साउंड आएगा। कौन सा साउंड आएगा बेटा? विस्लिंग साउंड आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अब कैसे इलाज करोगे? एलोपैथी में एलर्जी का कोई क्योर नहीं है। क्योर मतलब जड़ से खत्म नहीं है, समाप्त नहीं कर सकते हो आप। समाप्त आप नहीं कर सकते। किसको समाप्त नहीं कर सकते हो? एलर्जी। जड़ से खत्म करने का आज तक कोई एलर्जी जड़ से खत्म नहीं हुई है। एलोपैथी, एलोपैथी मतलब अंग्रेजी इलाज जो अपन करते हैं, ठीक है ना? अपन एलोपैथी का इलाज करते हैं, एमबीबीएस वाले भी एलोपैथी का करते हैं। आयुर्वेद अलग ब्रांच है ना, और होम्योपैथी अलग है। आयुर्वेद अपनी इंडिया की है, प्योर है ना, शुद्ध देसी जो तकनीक है इलाज की, वो कौन सी है? आयुर्वेद। ये हमने इजाद की है, हमारे देश की है, इसलिए ज्यादा बढ़िया नहीं है। बढ़िया तो एलोपैथी है ना यार, सबको पता है, नहीं है क्या? अगर एलोपैथी अच्छी नहीं होती तो सब एलोपैथिक पीछे क्यों भागते? तुरंत इलाज मिलता है कि नहीं मिलता? आयुर्वेद में 2 महीने लग जाए, 3 महीने में जिंदगी निकल जाए, इलाज नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन एलोपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं भाई। जब चीज जल्दी मिलेगी तो कुछ तो नुकसान देके जाएगी ना। अरे बोलो, आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? लेकिन लक्षणों को रोक सकते हैं। इलाज अपन जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। एक बार कोई एलर्जी के लक्षण आ रहे हैं तो उसको, उसके सारी चीजें एलोपैथी के पास है। जैसे किसके कारण आ रहे हैं लक्षण बेटा? हिस्टामिन के कारण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो क्या दे दो इसमें? आरएक्स क्या हो जाएगा? आरएक्स मतलब ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? आप क्या दोगे? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दोगे। वैसे मैं आपको वापस कहां पढ़ाऊंगा बेटा? फार्मा में वापस पढ़ाऊंगा। तो ये कौन सी ड्रग दोगे? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दोगे। फॉर एग्जाम्पल सीपीएम। सीपीएम को क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरफेनरामीन मैलिएट। क्या बोलते हैं? क्लोरफेनरामीन मैलिएट, है ना? ये मैं फुल फॉर्म बाद में लिखा दूंगा, सिट्रीजिन लिख लो। और कौन है बेटा? सिट्रीजिन। सिट्रा नहीं बेटा, सिट्रीजिन। सिट्रा नहीं होता और गायनो नहीं होता, है ना? जो तुम गायनो गायनो करते हो, गायनो नहीं होता, और ये सिट्रा नहीं है। गायनी, गायनी एन ए ई ए, एन ओ नहीं है, गायनेकोलॉजी है वो। गायनेकोलॉजी है, गायनोकोलॉजी थोड़ी है। तुम गायनो गायनो करते रहते हो। तो ये सिट्रा नहीं है क्या बेटा? सिट्रीजिन है। क्लियर है बेटा? सिट्राजिन ले रही है, सिट्रीजिन लेना आगे से, है ना? कंफर्म कर रही है? सिट्राजिन लेते हैं अपन तो। ये सिट्रीजिन कैसे हो गया? तो बेटा ये क्या हो गई? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हो गई कि नहीं हो गई? एंटी हिस्टामिनिक दोगे तो उस टाइम पे शरीर में हिस्टामिन क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। एलर्जी के लक्षण भी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर शरीर फिर से एलर्जन के संपर्क में आता है तो फिर से हिस्टामिन रिलीज होगा, फिर एलर्जी के लक्षण आएंगे। अरे बोलो, ये वाला क्या करेगा बेचारा? ये गोली तो ले ही सकता है, लेकिन ये थोड़ी देर में काम करेगी, इतने में तो मर जाएगा। इसके बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई तो बहुत ज्यादा डस्ट में चला गया तो इस टाइप की हालत हो जाती है। आपने देखा भी होगा, वो दबंग मूवी आई थी,
लास्ट में वो चुलबुल पांडे की मम्मी का था, वो अस्थमा ही तो था, उसका फुसफुस छीन लिया था उसने, छेदीलाल ने, छेदीलाल ही था क्या नाम था उसका, छेदी था। तो उसने उसका वो फुसफुस, फुसफुस में क्या होता है बेटा, ब्रोंको डायलेटर, उसमें क्या होता है, ब्रोंको डायलेटर। और ब्रोंको डायलेटर क्या करेगा, ब्रोंकियोल्स को डायलेट करेगा, जिससे वापस से सांस क्या हो जाएगी, नॉर्मल। फुसफुस नहीं मिला तो उसकी क्या भी हो सकती है बेटा, डेथ भी हो सकती है। फिर आयुर्वेद का लेते रहो गोली, है ना, इसलिए एलोपैथी क्या है, जरूरी है अब उस टाइम में आयुर्वेदिक गोली लेकर काम चलेगा क्या, सिट्रीजिन एविल या फिर क्या लेनी पड़ेगी, फुसफुस ही लेना पड़ेगा ना बेटा। और ये सब किस में आते हैं, एलोपैथी में आते हैं। इसलिए हम किसके दीवाने, एलोपैथी। अरे बोलो ना, वेटनरी कभी किसी से ऐसे नहीं कहती है तुम आयुर्वेदिक इलाज मत करो। वेटनरी का ये फायदा, वेटनरी में दोनों है, एलोपैथी भी और आयुर्वेदिक। आयुर्वेद कम असर करता है तो हम किसके पीछे, हम भी कौन किससे इलाज करते हैं, एलोपैथी से। एथेनो वेटनरी बोलते हैं, वेटनरी की ब्रांच है जिसमें आयुर्वेद का मैं लिखाऊंगा फार्मा में, फार्मा में पढ़ाऊंगा कि ये वेटनरी में आयुर्वेद का उपयोग क्या कहलाता है, एथेनो वेटनरी, है ना। आते ना रोचामेक्स पाउडर नहीं देते क्या अपन, रूमी केयर, रोचामेक्स, हिमालय की खूब लिफ्ट 52 और हिमालय 32, ये सारी दवाएं सब किसकी है बेटा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। ये देते हैं अपन, जो काम करती है उन चीजों को तो देते ही है। पाचन में ही काम किया है आयुर्वेद ने बढ़िया आज तक, कायम चूर्ण नहीं आता क्या गैसे निकालने में माहिर है बेटा आयुर्वेद तो ये लिखो, लिखो, श्वास लेने और लिख लिया, लेने व छोड़ने में कठिनाई, ये लिख देंगे यहाँ पर। लिखो, ऐसे कैसे, शकल क्या देख रहे हो मेरी, लिख भाई, प्रीतम प्यारे, शादी हो गई तेरी, इसको कोई बात याद आ गई। लिख लिया बेटा, तो क्या लिखा, डिस्पनिया लिखो गया। अब लिखो एपनिया, अब लिखेंगे बेटा एपनिया, श्वास का बंद हो जाना। देखो बेटा एपनिया, नहीं लिखा क्या, फिर क्यों अल्लाह कर ले, लिख लिया। चले छोरी, दिया तले अंधेरा है, देख ले, यहाँ खड़ा हूं फिर भी बात कर रही है। अरे क्या नहीं दिखाई दिया इसमें, छींक है, नाक बहरी है, चकते पड़ गए
चले बेटा, अब लिखो एपनिया। इनकी लीडर यही है, 3-4 छोरियों की। ये इसने बिगाड़ रखा है इनको। लिखो श्वास का बंद हो जाना। श्वास का बंद हो जाना। क्या कह रही है? हमारा लीडर कोई नहीं है, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखो बेटा श्वास का बंद हो जाना। अगला लिखो एस्फाइक्सिया। क्या कह रही है? जोर से बोल बेटा, क्या कह रही है? एस्फाइक्सिया, दम घुटना। क्या घुटना? क्यों घुटेगी दम किसी की? सांस नहीं आएगी तो क्या हुआ? सांस नहीं आने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता। CO2 जैसे मेन तो CO2 से घुटी है दम, याद रखना, ऑक्सीजन की कमी से नहीं, CO2 की अधिकता से। तो लिखो बेटा दम घुटना, ब्रैकेट में लिख दो ऑक्सीजन की कमी एवं CO2 की अधिकता से। ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता से क्या घुटा? अब लिखो बेटा एनोक्सिया। एनोक्सिया में लिखेंगे बेटा ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होना, कम नहीं बंद होना। ए मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होना, एनोक्सिया। क्या बेटा? ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होना? बंद होना। अब दो चीजें आती हैं बेटा, एक तो है पोलिप्निया। क्या है? एक होता है हाइपर अपनिया। दोनों में श्वसन दर बढ़ती है, दोनों में श्वसन दर बढ़ती है। सुनना बेटा, देखो ये कौन सी है? पोलिप्निया। ये कौन सी है? हम यहाँ पर कौन सी है बेटा? इसमें क्या हुआ है? रेट तो बढ़ी है लेकिन गहराई नहीं बढ़ी। इसमें रेट के साथ में गहराई बढ़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? जो जानवर मरने को होता है तो ऐसे ही करता है, बहुत गहरी गहरी सांसें चलने लग जाती हैं, ठीक है ना? तो कुत्ता गर्मी लगती है जब क्या करता है? करता है कि नहीं करता? जीव को बाहर निकाल के लार भी टपकती रहती है उसमें से। इसको बोलते हैं क्या? पेंटिंग। पोलिप्निया तो श्वसन है। इस पूरी प्रक्रिया को जिसमें जीव बाहर निकाल के लार टपका टपका के जो वो जोर जोर से सांस ले रहा है, इसे क्या कहते हैं? पेंटिंग। क्यों कर रहा है वो पेंटिंग? अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। गर्मियों में करता है, गर्मी लगती है तो लार गिरेगी, लार गिरेगी तो लार का वाष्पोत्सर्जन होगा कि नहीं होगा? तो जीभ पर ठंडा ठंडा लगेगा, तो ठंडा ठंडा कूल कूल लगवाने के लिए वो ऐसे करता है। अरे बोलो। कुत्ते के अलावा और किसमें होती है पेंटिंग? बर्ड्स में। किसके अंदर होती है? बर्ड्स में। देखा है चिड़िया को हाँपते हुए? क्योंकि वो तो हाँपेगी जब तुम्हें नहीं दिखेगी वो चुपचाप बैठ के हाँपेगी, तुम्हारे सामने हाँपेगी तो मार मुड़ दोगे उसको। तो लिखो बेटा पोलिप्निया, ये है हाँपना। असली हाँपना क्या है? पोलिप्निया। वो हाँपना थोड़ी है, दिस इज नॉट हाँपना। हाँपता कौन है बेटा? कुत्ता। जो तुम्हारे लिए कुत्ता बन गया मैं, और क्या करूं बताओ। लिखो बेटा गहराई कम, बस कुत्ता बहुत बढ़िया आदमी है। गहराई कम तथा श्वसन दर बढ़ जाना। गहराई कम तथा श्वसन दर बढ़ जाना। गहराई कम तथा श्वसन दर बढ़ जाना। गहराई कम तथा श्वसन दर बढ़ जाना, है ना? एग्जाम्पल देखो, कुत्ते में पेंटिंग के दौरान। कुत्ते में किसके दौरान बेटा? पेंटिंग, PANTING। कुत्ते में पेंटिंग के दौरान। देखो इसी के नीचे, कुत्तों में पेंटिंग तापमान नियंत्रण के लिए होती है। कुत्तों में पेंटिंग तापमान नियंत्रण के लिए होती है, गर्मियों में। ब्रैकेट में लिख दो गर्मियों में।
गर्मियों में है हो। कब होती है बेटा? गर्मियों में। किसके लिए होती है बेटा? ताप नियंत्रण के लिए। मतलब ताप बढ़ाने के लिए होगी, घटाने के लिए होगी? घटाने के लिए। इसके अलावा लिख दो बेटा कॉमा लगा के, पक्षियों में भी होती है, पेंटिंग पक्षियों में भी होती है, पेंटिंग पक्षियों में भी होती है। वाह वाह, पेंटिंग लिख दो, पक्षियों में भी होती है। अगला है हाइपरकैप्निया और हाइपोकैप्निया। अगला क्या है बेटा? हाइपरकैप्निया और हाइपो। हाइपर मतलब ज्यादा, कैप्निया मतलब CO2। शरीर में CO2 की सांद्रता बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरकैप्निया। शरीर में CO2 की सांद्रता घटना क्या कहलाता है? हाइपोकैप्निया। लिखो हाइपरकैप्निया, सॉरी ये तो रह गया। लिखो अधिक गहराई के साथ श्वसन दर बढ़ना। हाइपरकैप्निया में लिखोगे अधिक गहराई के साथ श्वसन दर बढ़ना। क्या हुआ प्रियंका? प्रियंका ही तेरा नाम? अरे मुझे बता दे, पैसे तो कोचिंग वालों को दिए तूने। ये लिख बेटा हाइपरकैप्निया, इसमें लिख अधिक गहराई के साथ श्वसन दर बढ़ना। प्रियंका ही नाम है ना तेरा? मनीषा, पहले ही पूछा है तेरा नाम मैंने, है ना? क्यों चिंटू? क्या लिखा बेटा? अधिक गहराई के साथ श्वसन दर बढ़ना। अब लिखो हाइपरकैप्निया। लिखो हाइपरकैप्निया में शरीर में CO2 की सांद्रता बढ़ना, और हाइपोकैप्निया में शरीर में CO2 की सांद्रता घटना। बढ़ना घटना, बढ़ना घटना। शरीर में CO2 की सांद्रता बढ़ना और घटना। कैलेमिया सुना? कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया। कैलेमिया एक हाइपर कैल्सीमिया भी होता है। ये यहाँ नहीं है, ये श्वसन में नहीं है, पर ऐसे ही संबंधित शब्द है इसलिए बता रहा हूं। सुना है क्या? हाइपर कैल्सीमिया में तो क्या होता है? ब्लड में। किसमें बेटा? ब्लड। ब्लड में किसमें बेटा? ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है। हाइपर कैलेमिया में ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है? पोटेशियम। ब्लड में ही है ना, मियाँ लग गया तो ये इनसे संबंधित है इसलिए यहां बता रहा हूं, ऊपर लिख लेना। हाइपर कैलेमिया और हाइपर कैल्सीमिया ये कैप्निया है। पनिया आ गया मतलब श्वसन की बात हो रही है। कौन आ गया? पनिया। हाइपर कैपनिया है ना, हाइपर कैपनिया, हाइपोकैपनिया। अरे हाइपर कैपनिया और हाइपोकैपनिया वो श्वसन से संबंधित है। नहीं समझ में आ रहा? प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो क्या? ये ब्लड पोटेशियम बढ़ना, ब्लड कैल्शियम बढ़ना, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैलेमिया और हाइपर कैल्सीमिया। तुम्हारे बैच को चलते हुए कितने महीने हो गए? 5 महीने? नहीं, तुम्हें कब 5 हुए? हैं? 5 हो गए? जब कुछ के 4 कुछ के 5। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो भर्ती से पुराने वाले हो ना, ऐसे ही होता है, भर्ती से पहले धीरे धीरे पढ़ाते हैं। जल्दबाजी किस बात की है? जल्दी करते तो तुम जयपुर से भाग गए होते ना, वापस नहीं आते ना, तो तोते उड़ जाते ना। जो होता है किसके लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। और तुम्हारे साथ बहुत बढ़िया हो, तुम सब नौकरी लगोगे पढ़ लिए तो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पढ़ना पड़ेगा। कल पूछा था क्या मैंने? कल नहीं पूछा तुमसे? क्यों? आज के लिए बोला था ना? चलो अभी पूछेंगे।
अब लिखो बेटा अगला, अगला लिखो बेटा एटेलैक्टेसिस। एटेलैक्टेसिस, ओए आवाज मत करे। एटेलैक्टेसिस। अगला पीले पीले, अगला लिखो एटेलैक्टेसिस। अरे यार हाइपोकेपनिया और हाइपोकेपनिया लिख लिया, CO2 बढ़ना और CO2 घटना। तो अगला लिखे एटेलैक्टेसिस यार। इसमें क्या होती है, एल्वियोलाई पिचक जाती है। एल्वियोलाई जानते हो, ये ढेने ढेने कूपिका होती है कि नहीं होती। ऊपर लिखो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन होती है, एल्वियोलाई, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, एल्वियोलाई से। लिखो श्वसन तंत्र की या फेफड़ों की, एक ही बात है। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई एल्वियोलाई है बेटा। उसमें लिखा दूंगा, पहले ये लिख ले ऊपर, एल्वियोलाई श्वसन तंत्र या फेफड़ों की है ना, फेफड़े भी लिख देना ब्रैकेट में श्वसन तंत्र के। श्वसन तंत्र के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, फेफड़े। तो फेफड़ों की भी यही है संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, क्या है ये, क्या है, एल्वियोलाई। क्या है एल्वियोलाई, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। एटेलैक्टेसिस में लिखेंगे बेटा, इसमें कूपिका पिचक जाती है, एल्वियोलाई क्या हो जाती है, पिचक जाती है। तो लिखो एल्वियोलाई का पिचक जाना जिससे गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। एल्वियोलाई का पिचक जाना जिससे एल्वियोलाई का पिचक जाना जिससे गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है कि नहीं होता, जिससे गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। लिख लिया बेटा। अगला लिखो सीमा, एम्फाइसीमा। कौन सी सीमा, एम्फाइसीमा। क्या होता है एम्फाइसीमा, लिखो एम्फाइसीमा। सुनो, सुन मैं बताता हूँ, ब्लू वेल सिंड्रोम से कोई रिश्ता नहीं है, सुनेंगे बेटा। एम्फाइसीमा में ये होता है बेटा किससे, या तो पॉल्यूशन से, जैसे दिल्ली में भयंकर हालत खराब चल रही है, दिवाली के बाद होती है। मेन कारण है एक तो पराली जलती है, और दूसरा कारण है बेटा दिवाली। दूसरा कारण क्या है, दिवाली। देखो आज की डेट में क्या है, पढ़े लिखे गंवार ज्यादा हो गए अपने समाज में, है ना। मतलब सरकार कह रही है कि भाई मत चलाना पटाखे, मत चलाना पटाखे, दिल्ली पटाखे चलाने लायक नहीं बची है। जनता कहती है नहीं, हम हमारी दिवाली मनाएंगे। ये सब राजनीतिक कारण ही ज्यादा है इसमें। हम हमारी क्या मनाएंगे, हम हमारी क्या मना के रहेंगे, दिवाली। हम पटाखे चलाएंगे। दिवाली क्या बिना पटाखे नहीं मनाई जा सकती। मेन तो लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं अपन। पटाखे से लक्ष्मी जी का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, क्यों चलाएं यार फालतू में पटाखे। जब भाई दिक्कत होती है, उनको पता है हर दिवाली के बाद में ये हालत होती है, हर साल होती है, और हर साल बद से बदतर होती जा रही है हालत। फिर भी जनता क्या चलाने से नहीं मानती है। पटाखे बहुत जोर से चलते हैं दिल्ली में, अगले दिन फिर सांस लेने लायक हालत नहीं रह जाती। नहीं हम चला के मानेंगे, हमारा त्योहार है, ऐसे कैसे बोल सकते हो। प्रियंका चोपड़ा खुद सिगरेट पीती रहती है, और दिवाली आते ही मीम बनते, दिवाली आते ही उसे पटाखे याद आ जाते। अरे यार वो पी रही है नहीं पी रही, मरने दो ना, खुद में कॉमन सेंस होना चाहिए ना। प्रियंका चोपड़ा जो बोलेगी वही करेंगे क्या अपन, अपने अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या यार। हवा सांस अपने को लेनी, प्रियंका चोपड़ा को लेनी दिल्ली में, वो तो रहती नहीं है इंडिया में, क्यों लेगी वो यहाँ सांस, रहना तो हमें ना दिल्ली में। तो अपने को समझना पड़ेगा ना भाई, यार पोल्यूशन होता है, दिवाली के बाद दिक्कत होती है, तो क्यों और अपन पटाखे, और वो भी जहरीली पटाखे, पटाखों से जहरीली गैस निकलती है, H2S निकलती है, भयंकर जहरीली गैस है ना। फिर भी नहीं मानते, नहीं मानते तो झेलो फिर। अभी मतलब हालत खराब हो जाएगी, पूरी सर्दियों में हालत खराब रहती है, स्मोक बन जाता है, फॉग
और स्मोक मिलकर क्या बना लेता है, स्मोक। बहुत जहरीली चीज है ये, है ना। तो ये हालत खराब है, दिल्ली की हो गई और कल को जयपुर की भी होगी, है ना। तो अपने को भी समझना पड़ेगा, धीरे धीरे सब जगह ही हालत खराब है। दिल्ली दूर नहीं है, यहाँ से आ जाता है, यहाँ भी धुआं उड़ के। अरे बोलो, अब मेरे गांव दिल्ली से पास पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है, कोई 125 किलोमीटर के आसपास है। तो सुबह वहां धुंध रहती है। मैं यार, हम तो गांव में रहते हैं, हमारा क्या संबंध है भाई दिल्ली से, आ जाता है। पर हमारी गलती थोड़ी है, हम थोड़ी ज्यादा पटाखे चलाते, कुछ नहीं चलाते हम तो, हमारे भी आ जाए गाँव में होके भी। तो बहुत दूर दूर तक ये दिक्कत हो रही है। क्या कह रहा था मैं, एम्पाइसी में। तो पॉल्यूशन और सिगरेट, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, है ना, चिलम जो भी फूंकते हैं बेटा, तो धुआं होता है कि नहीं होता। धुआं फेफड़ों में जाता है लगातार, तो वो क्या करता है, एल्वियोलाई वो छोटी छोटी होती है, तो एल्वियोलाई को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो बहुत सारी हजारों एल्वियोलाई नष्ट होकर वहां पे क्या बना देंगे बेटा, एक बड़ा सा जगह बना देंगे कि नहीं बना देंगे, स्पेस बन जाएगी। मतलब इसके अंदर क्या नष्ट हो चुकी है बेटा, एल्वियोलाई क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो बताओ, एल्वियोलाई ही तो गैसों का आदान प्रदान कर रही है, तो इस जगह पे वो गैसों की आदान प्रदान हो पाएगी क्या। फेफड़ों में हवा तो जा रही है लेकिन आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो दिक्कत आएगी ना, ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी शरीर में। तो लिखो बेटा, एल्वियोलाई नष्ट होने के कारण, इसको बोलते हैं एयर स्पेस, जो बड़ी जगह बनी है ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एयर स्पेस। लिखो, हुक्का भी करता है क्या सर नुकसान ना, हुक्का तो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, स्वर्ग पहुंचाएगा हुक्का। एल्वियोलाई नष्ट होने के कारण, एल्वियोलाई नष्ट होने के कारण बड़ी एयर स्पेस बन जाती है, बड़ी एयर स्पेस बन जाती है। क्या बन जाती है, बड़ी एयर स्पेस बन जाती है। तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तथा शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, कारण लिख दो, धूम्रपान। क्या लिखा बेटा, अब है निमोनिया और प्लूरिसी, दो चीजें बेटा। एक तो निमोनिया, क्या है निमोनिया, फेफड़ों का इन्फ्लामेशन, लंग्स का क्या है, इन्फ्लामेशन। अब वो इन्फ्लामेशन वायरस से हो सकता है, जीवाणु से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है, सिंपल पानी भरने से हो सकता है। अपन जो होता नहीं, कोई दवाई पिलाते हैं फेफड़ों में चली जाती है, उसे ड्रेंचिंग निमोनिया कहा जाता है। किसी भी कारण से हो सकता है, बस फेफड़ों में क्या भरा है, पानी। लेकिन सामान्यतः इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। जोर का आ रहा है क्या, फोन आ रहा है जोर का। क्या समझ में आया बेटा, लंग्स का क्या, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के कारण क्या बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। किसके अंदर बढ़ जाएगा, फेफड़ों के अंदर। एक है प्लूरिसी, फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली पतली झिल्ली क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, प्लूरा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, प्लूरिसी। और फेफड़ों के अंदर पूरा इन्फ्लामेशन हुआ है तो क्या कहलाता है, निमोनिया। देखो निमोनिया, लंग्स का इन्फ्लामेशन, इसको देखो निमोनाइटिस भी कह सकते हैं, निमोनिया को। आइटिस लगता है ना पीछे, निमोनाइटिस। तो दोनों चीजें लिख लेना ऐसे ऑब्लिक लगा के, निमोनिया या निमोनाइटिस। हाँ बेटा, खा जा, पेन खा जा। क्या लिखा, लिखो लंग्स का इन्फ्लामेशन, लंग्स का इन्फ्लामेशन, ब्रैकेट में लिख दो, फेफड़ों में पानी बढ़ जाना। लंग्स का इन्फ्लामेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे, फेफड़ों में क्या बढ़ जाना, फेफड़ों में पानी बढ़ जाना। फेफड़ों में क्या बढ़ जाना बेटा, पानी बढ़ जाना।
फेफड़ों में पानी भर जाना। अगला लिखो प्लूरिसी। प्लूरिसी लिखो फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली प्लूरा का इन्फ्लामेशन। फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली प्लूरा का इन्फ्लामेशन। फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली प्लूरा का इन्फ्लामेशन। प्लूरा का क्या हो रहा है बेटा? इन्फ्लामेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो ना। प्लूरा का इन्फ्लामेशन। अब लिखो बेटा अस्थमा। कौन सी माँ? अस्थमा तो वैसे लिखा दी है, वापस लिखाने की जरूरत थोड़ी है। एक प्रकार की क्या है? एलर्जी। वहीं ऐड कर दो, सांस छोड़ने में कठिनाई आती है, वहां ये नहीं लिखा था ना अस्थमा में, उसी जगह ऐड कर दो बेटा। डिसपनिया में लिखा था, डिस्पनिया में लिख दो श्वास छोड़ने में कठिनाई आती है। श्वास छोड़ने में कठिनाई आती है। श्वास छोड़ने में कठिनाई आती है। श्वास छोड़ने में क्या आती है? अब लिखो बेटा, अब लिखेंगे रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट। अगली हेडिंग है लास्ट इस सिस्टम की, रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक। आ जाओ भाई। चले भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आर क्यू। रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर क्यू से। इधर ध्यान देंगे बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बेटा आर क्यू क्या होता है? क्या हो गया ये? मक्खी कर रही थी क्या ये गड़बड़? अब वो कहाँ गया? चेंज कर गई स्लाइड। ये जब मैं चाहूं तब आ जाए तो मजा सा नहीं आ जाए, चेंज कर दे, वहां जाना पड़ता है यार इसके लिए। सेप अपने आप बन गई, बट नहीं रही। तो बेटा किसकी बात कर रहे हैं? आर क्यू। आर क्यू क्या होता है बेटा? बाहर निकाली गई CO2 और उपयोग में ली गई ऑक्सीजन का अनुपात। किसका अनुपात है बेटा? बाहर निकाली गई CO2 और उपयोग में ली गई, है ना, कोई चीज है। क्या है बेटा? कोई चीज। चीज जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। चला लिया? दो फोन लेके आई है। चला लिया फोन? हो गया? मिलेगी शांति? बाहर में जाए रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, अपने को फोन चलाना है। तो क्या कह रहा था मैं? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है तो भी ऑक्सीजन चाहिए। अरे भाई सबको तोड़ना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना। और बाहर क्या निकलेगी? बाहर क्या निकलेगी? बस वो ही है ना। तो कितनी CO2 निकली और कितनी ऑक्सीजन उपयोग में ली गई, उसका अनुपात क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्या हो रहा है यार बोर्ड के आज? फिर अपने आप वहीं पहुंच गया। मक्खी आई थी क्या फिर से? आई होगी यार, ये भी तो चला के गई है।
किसकी गर्लफ्रेंड है रे? कौन सा मक्खा है? तो बेटा अब अपन देखेंगे विभिन्न पदार्थों के लिए आरक्यू। क्या देखेंगे? विभिन्न पदार्थों के लिए क्या देखेंगे? आरक्यू, है ना? टॉप 10 में कोई नहीं है क्या तुम में से? टॉप 10 में टेस्ट में, टॉप 20 में, 30 में, कौन सी है? पिछला पेपर दिया था 22 वाला, 22 में था, रिपीटर है क्या? 40 में रिपीटर हो गया? पहली बार दोगे? तैयारी की थी पहले भी? 50 में दोनों एक साथ कैसे आई हो तुम? पास पास तो नहीं बैठे थे पेपर में? 60 में? चलो बहुत बढ़िया बेटा, इस बार मुझे टॉप 10 में कोई ना कोई चाहिए तुम में से, ठीक है? ऊपर है उसमें, चलो दो तो पुराने हैं, वो सोहम और चेतन, तो वो तो रिपीटर है। रिपीटर तो ठीक है आ जाएंगे, मैं कोई वो अभी नहीं मानता रिपीटर्स की रैंक है ना। मैं रैंक तब पिछली बार जिन्होंने तैयारी की है पिछले पेपर में, उनकी रैंक मैं तब मानूंगा जब सबका सिलेबस हो जाएगा तब आए। खैर अब भी टॉप 5 में आना तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे लगातार लास्ट तक आते रहे तो। बाकी जो नई एक लड़की है वो, उसकी चौथी पांचवी रैंक है। हाँ तो ये अच्छी चीज है, अच्छा लगता है ऐसे, मतलब उनको पहले से आता है इन लोगों को, अगर ऐसे रैंक आ रही है तो ठीक है। और आप भी, आपका आधा सिलेबस तो हो ही गया ना लगभग। क्या क्या हुआ है? एनाटॉमी हो गई, जेनेटिक्स हो गई, कुछ की नहीं हुई है पता है मुझे, न्यूट्रिशन हो गया, फिजियो भी लगभग हो गई आधे से ज्यादा, तो खूब सब्जेक्ट हो गई, जीके हो गई। तो अब रैंक लाओ यार, कब लाओगे? तो बेटा विभिन्न पदार्थों के लिए आरक्यू, तो सबसे पहले बेटा किसके लिए लिखूंगा मैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है बेटा ये एक। कैसे? CO2 कितनी निकलती है? 6। और कितनी ऑक्सीजन यूज में ली जाती है? 6। अरे C6H12O6 ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही तो है। 6 ऑक्सीजन और 6 CO2, तो कितना आ गया? अब वसा कौन है बेटा? वसा का होता है 0.7, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा उपयोग में ली जाती है तोड़ने के लिए और CO2 कम निकलती है। प्रोटीन, इसका भी 1 से कम होता है, 0.83। कितना होता है? 0.83। ऐसे ही एक पूछा जाता है बेटा ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा एसिड? इसका होता है 4। एक पूछा जाता है मैलिक एसिड, कौन सा एसिड? इसका होता है 1.33। ये दोनों क्या है? कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड है कि नहीं? इनका भी पूछते हैं, दो का, इसलिए दो लिख दिया है मैंने। बाकी मेन तो ये कार्बोहाइड्रेट का, बोलो, वसा का, प्रोटीन का, कर दो ही नहीं कर दोगे? अब से मैं रैंक देखूंगा, अब तक मैंने रैंक नहीं देखी, अब मैं हर संडे में रैंक देखूंगा तुम्हारी और पूछूंगा कौन कितनी क्या रैंक ला रहा है। ठीक है बेटा? लाओगे ना? चाहिए मेरे को रैंक। ऐसे ही बेटा मैं बात करूं किसकी, एवाईवी शोषण का आरक्यू बताओ। ये 1 2 3 4 5, किसका बताओ बेटा? 6 नंबर पे एवाईवी शोषण के लिए आरक्यू बताओ। ये बता दिया तो मान जाऊंगा तुम्हें। CO2 निकलती है क्या भाई? CO2 और O2 का अनुपात है ना। CO2 2 निकलती है, ऑक्सीजन यूज में आती है क्या? 0 है कि नहीं? तो कितना आएगा? नहीं। आप किसी भी चीज में जब 0 का भाग देते हो तो आता है कितना बेटा? तो एवाईवी श्वसन का आरक्यू कितना होता है? अनंत। लिख दो।
लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? क्या लिखा बेटा? लिखा? चलें आगे। समझ में आ गया रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट? चलो बेटा, अब है इस प्रकार क्या खत्म हुआ आपका? श्वसन तंत्र। अगला तंत्र है बेटा उत्सर्जन तंत्र। लिखेंगे उत्सर्जन तंत्र, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा? बोलो। कौन से उत्सर्जी पदार्थ? सारे उत्सर्जी पदार्थ। अब यार गधे हो क्या, पहली क्लास में बताया है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं बताया क्या? अरे गोबर भी इसी में आएगा क्या? तो फिर सारे अपशिष्ट कैसे बोल सकते हो? ये भी उस दिन भी मैंने यही बात बोली थी। तो कौन से अपशिष्ट आएंगे इसमें? नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। कैसे बनते हैं नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ? इधर देखो, भोजन है ना, क्या हुआ? पाचन। उसके बाद क्या हुआ? अवशोषण। भोजन में क्या? प्रोटीन। भोजन में क्या है कि नहीं? क्या हो गया इसका? अवशोषण। अवशोषण के बाद कहां जाएगा बेटा ये? कौन? प्रोटीन। प्रोटीन हुई है यहाँ पे अवशोषित, किसके रूप में? अमीनो अम्ल। कहां जाएंगे? यकृत। कहां जाएंगे? बताया था इंटेस्टाइन से यकृत तक पोर्टल हिपेटिक सिस्टम होता है कि नहीं होता? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। यकृत में जाके क्या होगा? प्रोटीन का। बताया, यही तो दिक्कत है, पढ़ते नहीं हो पहले पेज से। पहले पेज पे उत्सर्जन तंत्र निकालो। पहले पेज पे उत्सर्जन तंत्र निकालो। इसमें नहीं है डीएमिनेशन? बोलो। फिर क्यों याद नहीं है तुम्हें? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। तो प्रोटीन का डी, अब इधर देख लो, विएमिनीकरण या डीएमिनेशन होगा कि नहीं होगा? किसका? प्रोटीन का। कहां होगा? और यहां से क्या बनेगा? नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, अपशिष्ट। एक ही बात है, उत्सर्जी अपशिष्ट पर अपशिष्ट ज्यादा बड़ी है। क्या बनेंगे बेटा? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 3 प्रकार के होते, अमोनिया, यूरिया और कौन सा अम्ल? और ये कहाँ आएंगे फिर? पहले ब्लड में, फिर ब्लड से किडनी में,
पहले ब्लड में, फिर कहाँ आएंगे? किडनी में, है ना। किडनी क्या करेगी? फिल्टर, फिल्टर करके बाहर, किसके रूप में? किसके रूप में? क्लियर है। मूत्र के अंदर मेन क्या होगा? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। स्तनधारियों में कौन सा होता है? इनमें यूरिया। ये मैं लिखाऊंगा, पहले ये लिखो। फिर से हटूं क्या? यार हटना और पड़ता है तुम्हारे यहां से। ए छोरी, गुंडागर्दी करती है क्या तू? हैं? ए छोरो, गुंडागर्दी तो नहीं करती है? क्या कह रही है? करती है गुंडागर्दी है? देख लो, ये भी कह रही है करते हैं। हाँ, गुंडागर्दी करती है, फिर भी नेता है तू इनकी। समझ में आ रहा है क्या? लिख लिया? चलें आगे। बोलो बेटा। अब देखो बेटा, मैं तीनों उत्सर्जी पदार्थों के बीच में आपको क्या समझाऊंगा? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के? इन तीनों के बीच में अंतर देख लेते हैं अपन, ठीक है ना बेटा? तो इधर तो मैंने लिख दिया क्या? इधर तो मैं लिख दूंगा क्या बेटा? कुछ नहीं। इधर लिख दूंगा मैं क्या? यूरिया। ठीक है, इधर विशेषता लिख देते हैं। इधर लिख दिया यूरिया, इधर लिख दिया अमोनिया। क्या लिख दिया? अमोनिया। इधर लिख दिया यूरिया, इधर लिख दिया यूरिक अम्ल। तीन हो गए कि नहीं हो गए बेटा? लिखना बंद करो, इधर देखो। यहाँ यूरिक अम्ल पे क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। हर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो। ब्लड से तो 3-4 आ गए, और बाकी सिस्टम से भी हर एक में से क्वेश्चन आ रहा है। बोलो ना। तो बेटा सबसे पहला होगा, सबसे पहला विशेषता में अपन लिखेंगे बेटा क्या? विषाक्तता। क्या लिखेंगे? सबका निर्माण आपको पता है कहाँ होता है? कहाँ होता है? लिवर में। सबको बाहर कौन निकालेगी? किडनी। तो क्या देख रहे हैं बेटा अपन? विषाक्तता। कौन भाई शरीर के लिए जहरीले हैं कि नहीं? मान लो किसी की किडनी खराब हो गई, तो अब क्या होगा? क्या यूरिया का निर्माण शरीर में बंद हो जाएगा? यूरिया का निर्माण तो होगा ना। निर्माण कहाँ होता है? चलो साहब, निर्माण हो रहा है,
केवल निर्माण तो होता जा रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। उत्सर्जन कौन कराती है? किडनी। किडनी क्या हो गई? खराब। तो शरीर में यूरिया की मात्रा लगातार, और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? यूरेमिया। क्या बोलेंगे? यूरेमिया। और ज्यादा यूरिया बढ़ता है तो उससे क्या हो जाएगी? उसकी मौत हो जाएगी। उसके लिए एक ऑप्शन है, किडनी खराब है तो डायलिसिस कराओ। क्या कराओ? डायलिसिस। फिर डायलिसिस भी कब तक कराएं? लास्ट में फिर क्या कराना पड़ता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है। और किडनी डोनर इतनी आसानी से नहीं मिलते। मिल भी जाए बाप दादा चाचा भाई कोई दे भी दे, पत्नी कोई दे भी दे, फिर लास्ट में क्या है? शरीर उसको भी कई बार खराब कर देता है, क्योंकि वो खुद की किडनी है। क्या शरीर का प्रतिरक्षा मैंने लगाया था ना, सीएमआई, अंग प्रत्यारोपण को कौन फेल कर देता है? सीएमआई। तो किसी ने अंग दिया और उसको भी क्या कर दिया? खराब कर दिया। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान काम नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? तो ये क्या है बेटा? विषाक्तता। तो ये विषाक्त पदार्थ तो है, इसीलिए इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो सर्वाधिक विषाक्त कौन है बेटा? अमोनिया क्या हो जाएगी? सर्वाधिक विषाक्त, सबसे जहरीली। ये कम विषाक्त, अमोनिया से क्या है? कम। और ये क्या है बेटा? सबसे कम विषाक्त। बोलो ना। विषाक्तता हो गई। अब दूसरी लिख देते हैं, जल की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? मतलब किसको शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी ज्यादा चाहिए? एक बात बताओ बेटा, जो ज्यादा जहरीला है शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी ज्यादा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? है ना? कम पानी के साथ शरीर से बाहर निकालेंगे तो शरीर को, कोशिकाओं को मारेगा कि नहीं मारेगा? तो जो सबसे ज्यादा जहरीला है उसे निकालने के लिए पानी सबसे ज्यादा, जो कम जहरीला है उसे पानी थोड़ा कम, और जो सबसे कम जहरीला है उसके लिए पानी सबसे कम। इसलिए आप देखोगे बेटा, अमोनिया के लिए जल की आवश्यकता क्या होती है? अधिक नहीं, सर्वाधिक होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है ना? कम आवश्यकता, आवश्यकता तो है लेकिन कम आवश्यकता। और यहाँ सबसे कम आवश्यकता। इसलिए आपने देखा कि जलीय जीवों में तो क्या उत्सर्जित किया जाता है? क्योंकि पानी सबसे ज्यादा चाहिए, है ना? अपने ऊंट के अमोनिया होने लग गया तो ऊंट भी पता चला है पानी में रह रहा है। समझ रहे हो ना भाई? अरे बोलो। तो ये जलीय जीवों में होता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट किसका हो जाएगा बेटा? तीसरी पॉइंट किसका हो जाएगा? तीसरा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो ये किस में हो जाएगा बेटा? अधिकतर जलीय जीवों में। सब में नहीं, देखो सब में तो कैसे हो जाए, वेल में नहीं होता जैसे, क्योंकि वेल स्तनधारी है। समझ रहे हो? तो किस में लिख देंगे बेटा? अधिकतर जलीय जीवों में। अधिकतर जलीय जीवों में, है ना? फॉर एग्जाम्पल मछलियां। मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओ बाहर निकालो चीज हो बेटा तुम। और बताओ यूरिया किस में होगा बेटा? किसमें? स्तनधारी मतलब मैमल्स। मैमल्स में कौन आता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कैमल, कुत्ता, सुअर, जितने भी अपने पेशेंट है सब किस में आ गए? अधिकतर पेशेंट किस में आ गए? जूता देख रही है उसके, क्या बात कर रही है तो उससे बेटा? अच्छा, मतलब मैंने गलत देखा? उसको देखा बस, निहारा तूने बेटा, तू बोल रही थी कुछ उसको। वेरी गुड, मत बोले बेटा, ना अच्छा थोड़ी लगता है बता। तो बेटा हाँ, देख कितने जोर से हंसी आई लीचड़ को। तो बेटा स्तनधारियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होगा? यूरिया। एक चीज और, मेढक कहाँ रखें? उभयचर। उभयचर को कहाँ रखोगे बताओ? मेढक भी जिंदगी दो जीता है। मेढक कितनी जिंदगी जीता है? कौन कौन सी? सीधा बैठ, कमर सीधी करेंगे सब लोग। तू तो ऐसे कमर सीधी करो। ओ लीचड़, तो रुते आते। तो बेटा समझना,
मेढक कितनी जिंदगी जीता है? एक तो टेडपोल लार्वा वाली, एक मेढक वाली जो तुमने देखा है। टेडपोल अपन ने नहीं देखा ज्यादातर ने। टेडपोल तुम मतलब देख के उसे पता नहीं लगा सकते हो कि इससे मेढक बनेगा। टेडपोल ऐसा होता है, दिखता है आंखों से, तो टेडपोल ऐसा होता है कि उससे तुम देख के पता नहीं लगा सकते कि इस टेडपोल से क्या बनेगा, मेढक। क्योंकि वो सेम टू सेम कैसा लगता है, मछली जैसा। कैसा? और वो ये बताता है कि मेढक किससे बने, मछलियों से ही। मेढकों का विकास मतलब उभयचरों का विकास किससे हुआ है, इन जलीय जीवी मछलियों से हुआ है। अरे है ना, समझ रहे हो बेटा? तो टेडपोल मछली जैसा दिखता है और मछली जैसे उसे काम होते हैं, पानी में रहता है, पानी से बाहर नहीं आता। समझ रहे हो? सारे गुण उसके किसके जैसे, मछली जैसे। तो उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होगा या यूरिया होगा? अरे यार हद हो गई नहीं। कौन हो जाएगा बेटा? कौन सा लार्वा? किसका लार्वा है? और खुद जो मेढक है वो जमीन पे आ गया, कभी कभी जाता है पानी में टर टर करने। क्या करने? कैसे करता है बेटा? टर टर। कैसे करता है? कहाँ जाता है? पानी में। मेढक में तो यूरिया है और टेडपोल में अमोनिया। अब आ गए बेटा पक्षी। उड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते? उड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते? तुम भी उड़ना चाहते हो? अरे पक्षी उड़ना चाहते कि नहीं चाहते? तो बेटा उड़ना चाहते हैं तो अब इसके लिए भी पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अपन भी सूसू करके आते कि नहीं आते? तो पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? भैंस और गाय भी धार बहा देती कि नहीं बहा देती? कभी देखा है चिड़िया बैठ के सूसू कर रही है कि यार मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सूसू करके आती हूँ? ऐसे कभी किसी चिड़ा ने बोला है क्या? क्योंकि बेटा उनकी, हाँ, उनकी दोनों चीजें, यूरिन और उनकी फीसेस एक साथ आती है, जिसको छेर कहा जाता है। अरे बीट होती है ना। तो ऐसे में सोच रहा कि वो सूसू अलग करती है और छेर अलग करती है, नहीं, दोनों। हाँ, छिद्र भी एक है 3 सिस्टम का। क्या बोलते हैं बेटा? छिद्र को बोलते हैं वेंट, और जो अंग छिद्र के बाद है उसको बोलते हैं क्लोएका। ध्यान रखना, अंतर है। क्लोएका एक अंग है, छिद्र वेंट है। यही माटी पलित हो जाती है इतनी चीज में। दोनों ऑप्शन में आ गए। तुम सोच रहे हो कौन सा छिद्र है कौन सा अंग है, तो क्लोएका अंग है और वेंट बाहरी छिद्र है। जैसे स्तनधारियों में एनस है, वैसे पक्षियों में वेंट है। अरे बोलो। और 3 अंगों का उभयचर भाग है क्लोएका। उत्सर्जन तंत्र, मूत्र भी वहीं से आ रहा है, छेर में मिल के, बीट में मिल के। तुम्हें पी जाओ सारा, पीले पीले पीले। आ गया लीचड़। शकल दिखाने आएगा इनको? क्या चाहिए? मारेगा क्या किसी को यार? फेंक दे बाहर, फेंक, गायब कर दे चाबी को। लीचड़ आदमी। क्या कह रहा था मैं? बिफोर लीचड़ आदमी। अरे क्या चाहिए यार, जल्दी आगे ले जा। तू क्या कर रहे हो तुम ऐसे? आगे जल्दी ले जा रहे अंदर आ। बाहर से लड़कियों की तरह झांक रहा है। तेरे सासरे वाले देखने आएंगे तुझे पहली बार। क्या कह रहा हूं मैं? पाचन तंत्र का हो गया, उत्सर्जन तंत्र का हो गया, और प्रजनन तंत्र का। अंडा भी वहीं से आता है, स्पर्म भी वहीं जाता है। अरे बोलो। बहुत बढ़िया। तो बेटा अब उसमें मूत्रा से भी नहीं होता। क्वेश्चन आया 22 में, देख लो। अब तुम एनाटॉमी का ले लो, चाहे एनाटॉमी का ही हो गया खैर, मूत्रा से। तो मूत्रा से क्या होता है पक्षियों में? अनुपस्थित। अब तुम सोचो मूत्रा से में पानी भर के उड़ेगा क्या? अब वो मूत्रा से वो संभालेगा या खुद का संभालेगा? अरे बोलो कि भाई रुको यार 2 मिनट वेट करना, मैं अभी जाके आती हूँ, ऐसे बोलती है चिड़िया? तो मूत्र भर के थोड़ी उड़ती है। तो मूत्रा से क्या काम? जो भी बनेगा सीधा छेर में मिलेगा और धड़ 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 तुम्हारे सिर पे। अरे बोलो। होता है कि नहीं होता? उसमें यूरिन, यूरिक अम्ल भी है और उसमें फीसेस भी है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया क्या? तो इसमें कौन हो जाएंगे बेटा? बर्ड, पक्षी।
फाउल भी इसी में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वही फाउल है। फाउल मतलब मुगरा, मुर्गा। और कौन आ जाएंगे बेटा? रेप्टाइल्स। कौन आ जाएंगे बेटा? रेप्टाइल्स। ठीक है ना? आ गए क्या? बहुत बढ़िया। दूसरी जगह से मत निकालना बेटा, आवाज तूने अच्छी निकाली पर मुंह से निकालना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? बर्ड्स और रेप्टाइल्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 में भी आया है, फिर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना? क्या पता है इस बार पूछ ले कि गाय में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, मछली में कौन सा होता है। बता दोगे क्या? लिखो। हाँ भाई, कौन सी क्लास है? यही क्लास है क्या? लेट कैसे आया है? ये बैच नहीं है भाई तेरा, ये मना कर रहे हैं। कौन सा बैच है बेटा? राधा रानी? नए आए हो क्या आज? अच्छा, अभी एडमिशन आज ही लिया है क्या? ये तो बहुत पुराना बैच है, ये नहीं है। आप चलो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, मुझे लगा पुराना है। क्या कह रहा है? यही गाड़ लूंगा, ध्यान रखियो, ज्यादा बोले हो तो। क्या कह रहा है बेटा? अरे यार, बोल रहा है जोर से बोले, ऐसे तो बोले मत, छिप छिप के घूंघट में से बोल रहा हो जैसे मैं तेरा जेठ जी हूं, सर मारा हो जैसे। बोल तो खुल के बोल, नहीं तो बोले ही मत। अरे लिख लिया क्या? ओए, बात मत करे बेटा। यार तेरे में इतनी जान नहीं है जितना तू बोलता है। फूक मार दिया उड़ जाएगा, पंख पे टंग जाएगा। फिर भी नहीं मानता तू। हाँ बेटा, आवाज नहीं, अब मत बोले कोई, लिखो चुपचाप। यार जल्दी लिखो, मुझे ऐसे बैठे बैठे नींद आती है, फिर मैं सो जाऊंगा फालतू में। रात को 3 घंटे सोया हूं मैं बस, फ्री पढ़ा रहा हूं तो मैं। ऐसे बैठ जाऊंगा तो सो जाऊंगा, फिर नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारा, है ना बेटा? लिख लिया क्या? चलो।
चले बेटा, चलो पेन से खींचे जा रही है। चलेंगे भाई। अब देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटा? डायग्राम। ये देखेंगे ढेड़े 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 ढेड़े, क्या है ये? किडनी। क्या है ये? किडनी। डायग्राम क्या होता है? ये क्या है बेटा? दूसरी किडनी। ये क्या है? दूसरी किडनी। कितनी किडनी हो गई? कितनी किडनी हो गई बेटा? किडनी की आकृति कैसी होती है? बीन के समान होती कि नहीं होती? सेम की आकृति की होती है कि नहीं होती? इस किडनी का मसाला लेके देखो ये आ गया। इस पूरी किडनी का मसाला लेके कौन आ गया? ये आ गया। क्या बोलते हैं इसको? यूरेटर। गधे, क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? यूरेटर। ये क्या है? क्या है? क्या है? कितने होते हैं? एक किडनी का एक यूरेटर। छोरी सुन ले, एक किडनी का एक यूरेटर और दोनों किडनी के दो यूरेटर है कि नहीं बेटा? यूरेटर को पता है हिंदी में क्या कहते हैं? यूरेटर। मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं, ये याद रखना। देखो मूत्र वाहिनी और मूत्र वाहिका में फंस के रह जाओगे, मत याद किया करो। हिंदी में कुछ नहीं है, यूरेटर यूरेटर रहेगा हमेशा। क्या है बेटा? किडनी से जो डायरेक्ट पाइप निकल के आ रहा है उसे क्या कहते हैं? यूरेटर। ठीक है, दोनों यूरेटर जाके देखो डेंडे 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 डेंडे, किसके अंदर आके खुल गए बेटा? क्या है ये है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर? पक्षियों में क्या था ये? मूत्राशय बोलते कि नहीं बोलते इसको बेटा? तो मूत्राशय के अंदर दोनों यूरेटर आके खुले और ये निकला बेटा क्या है यहां से? यूरिथ्रा। ये क्या है? यूरिथ्रा। ठीक है, इंग्लिश में क्लियर है वर्ड। वहां वाहिनी वाहिका उसमें दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। अरे बाढ़ में जाने दे मार्क को और वाहिनी को। ठीक है, क्योंकि वहां वो चेंज कर देता है, वाहिनी को कब मार्क कर देगा, मार्क को कब वाहिनी कर देगा, चीज तो एक ही है। तो यूरिथ्रा हमेशा क्या रहेगा? यूरिथ्रा रहेगा। यूरेटर हमेशा क्या रहेगा? यूरेटर रहेगा। तो बेटा यूरेटर कहां से निकला? ब्लैडर से। कहां से निकला? ब्लैडर से। निकला कि नहीं निकला? तो किडनी कितनी होती है बेटा? किडनी कितनी होती है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? किडनी है ना। यूरेटर कितने होते हैं? यूरिथ्रा कितना होता है? ये तुमने फिर एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा भाई। फीमेल के अंदर तो सीधा आ जाता है, लेकिन मेल के अंदर ये ऐसा आकृति में घूमता है कि नहीं घूमता? जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिग्मोइड फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं बेटा? वैसे एनाटॉमी में पढ़ते हो, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मोइड फ्लेक्सर। ऐसा आकृति होता है कि नहीं होता? ये दो प्रकार का होता है, प्री स्क्रोटल और पोस्ट स्क्रोटल। प्री स्क्रोटल किसमें होता है? देखो ऐसे ही मात खा जाता है। प्री छोटा है कि नहीं? छोटा है तो पिग। छोटा है तो पिग। अरे बोलो ना, बड़ा है तो रूमिनेंट्स। बड़ा है तो रूमिनेंट्स। अरे है कि नहीं? डॉग में और हॉर्स में क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है कि नहीं होता? ठीक है, और मेल के अंदर ही तुम ये भी एनाटॉमी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है क्या? नहीं, ये तो वहां पढ़ो गायनी के अंदर, है ना। वैसे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी में भी है, सिलेबस में पहले क्लियर कर देता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि तुम गायनी में क्या चार डालोगे। गायनी के अंदर पूरा क्या पढ़ोगे आप बेटा? मादा प्रजनन तंत्र, संरचना भी पढ़ोगे, सारा कुछ पढ़ोगे। और एंड्रोलॉजी भी है तुम्हारे सिलेबस में, वहीं उसी सब्जेक्ट के अंदर आप एंड्रोलॉजी में क्या पढ़ोगे? नर प्रजनन तंत्र। इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाता नहीं हूँ, है ना। तो इसमें अपन देखें तो आगे वृषण होते हैं। पूरा एक बार बताऊं क्या? जैसे स्क्रोटम है, क्या है बेटा? स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर दो क्या है? ये वृषण। वृषण के ऊपर क्या है? ये अधिवृषण। गधे, अधिवृषण। क्या है ये? अधिवृषण। इसके ऊपर क्या है? ये अधिवृषण। एपिडिडाइमस जिसको बोलते हैं, है ना। इससे ये पाइप निकला। इससे क्या निकला? ये ऐसे होता है, देख पूरा बता ही दूं यार, तुम यार पढ़ते लिखते तो हो नहीं। ये क्या है बेटा? वृषण है। इसके ऊपर क्या है? ये क्या है? ये
एपिडिडाइमस। इसके 3 पार्ट होते हैं, कैपट, कॉर्पस, कौड़ा। कैपट, कॉर्पस, कौड़ा, बोलो कैपट, कॉर्पस, कौड़ा, कैपट, कॉर्पस, कौड़ा, कैपट, कॉर्पस, कौड़ा। ये घोड़े की पूंछ जैसा होता है ना। इसमें से कंटिन्यू क्या क्या हो गई बेटा, ये वास्ट डिफरेंस। कौन हो गई? वास्ट डिफरेंस। वैसे यहाँ बताना नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों बता रहा हूं मैं। सब खुद ही सब्जेक्ट समझ नहीं रही, दूसरों के लाके बैठ जाते हैं। वास्ट डिफरेंस मैं मेरे लिए कह रहा हूं बेटा। क्या निकला? वास्ट डिफरेंस निकला कि नहीं निकला? वास्ट डिफरेंस आगे जा रही है, आगे जा रही है, ढेंढे ढेंढे ढेंढे, है ना। और ये जाके कहां मिल जाएगी बेटा? एक जगह पे, यूरिथ्रा के साथ में। कहां मिल जाएगी बेटा? यूरिथ्रा के साथ में। खुल गई कि नहीं खुल गई? अरे बोलो। ठीक है, नर के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जहां यूरिथ्रा में क्या खुल जाता है बेटा? वास्ट डिफरेंस खुल जाता है ना। उसके बाद में ये यूरिथ्रा क्या बन जाएगा? मूत्र जनन वाहिनी। ये बोलो, ये मूत्र वाहिनी नहीं बन गई है? क्या बन गई? मूत्र जनन वाहिनी। इसके अंदर सीमन भी आएगा और यूरिन भी आएगा, लेकिन एक टाइम पे क्या आएगा? एक आएगा। क्लियर है बेटा? अरे बोलो ना। ठीक है, तो ये कहां पे पढ़ोगे बेटा आप? वहां पढ़ोगे। हटा रहा हूं मैं एक बार के लिए, ठीक है। इसमें फिर आप फालतू में इधर रिप्रोडक्शन में घुस जाओगे। गायनी में पढ़ लेना एक बार के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? ये हटा रहा हूँ। गायनी शुरू हो गई क्या तुम्हारी? अच्छा होगी, ऊपर वाले बैच में शुरू हुई है। नहीं, मेडिसिन गायनी भी कर दी, कृष्ण ने शुरू कर दी ऊपर वाले बैच में। क्या कह रहा है बेटा? मर्ज करने के लिए बोल रहे थे? अरे वो बैच तो मर्जी है ना, जो एक और शाम को आता है, 2 बजे आता है, जो उसके साथ मेडिसिन बढ़ा रहे हैं ऊपर बिठा के। और गायनी, गायनी उसमें अलग चल रहा है, तुम्हारा मेडिसिन साथ में चल रहा है। ठीक है। राधा रानी में मेरे 4 क्लासमेट मेरे भेजे हुए, मनीषा कह रही है। बहुत बढ़िया मनीषा, और भेज, मजे ही मजे। बहुत बढ़िया मनीषा, ऐसे काम कर तू देख, हैं? हाँ, ऐसे काम करे तो देखो, कुछ 4 लाओ, 10 लाओ, मैं तो करूँ 20-20 लाओ। मजे ही मजे, बैच फुल करा दो तुम। अब वेरी गुड बेटा। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये यूरिथ्रा हो गया कि नहीं हो गया? बनाओ डायग्राम, डायग्राम बनाओ भाई। आवाज नहीं। अरे लड़ो मत। ये सिग्मोइड फ्लेक्सर ऐसी जगह है जहां स्टोन फंसता है। पता है, जब किडनी स्टोन बनता है ना, तो किडनी से स्टोन निकल के कहा जाता है? यूरिथ्रा में। तो यूरिथ्रा में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी, बताओ कि भाई उत्सर्जन तंत्र में कौन सा स्थान है जिसमें अधिकतर रूमिनेंट्स में स्टोन फंसता है? कौन सा भाई? अरे सुनो एक बार, नहीं पता क्या ये चीज? सुन लो एक बार, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तुम जब जाओगे बढ़िया जगह पे, क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगी, तो वहां पे बेटा वो केस आते हैं सर्दियों में, खासकर बछड़ों के अंदर यूरिनरी रिटेंशन, मतलब साहब पेशाब करना क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्या करें, है ना। तो उनमें क्या होता है कि स्टोन बनता है पहले। सर्दियों में क्या है, जानवर कम पानी पीता है। अपने भी ऐसे कर जाते हैं भाई, एक बार 2 बार ही पिलाते हैं अपना, तो ऐसा है। उसने नहीं पिया तो फिर नहीं पिया पूरे दिन, ये रहता है ना जानवरों में।
तो छोटे जानवर जो ज्यादा पानी नहीं पीते, सर्दियों में कम पानी पीते हैं, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। अब स्टोन बन गया किडनी के अंदर, स्टोन टूट के कहा जाता है बेटा यूरिथ्रा में, है ना, और यूरिथ्रा इनका क्या रहता है, मुड़ा हुआ, समझ रहे हो। तो सिग्मोइड फ्लेक्सर पे आके वो स्टोन अटक जाएगा, सीधा आ रहा था कहां अटक गया, अगर नहीं अटकता तो यूरिन के साथ बाहर आ जाता, उसका यूरिन रुकता क्या, लेकिन सिग्मोइड फ्लेक्सर पे आके अटक गया कि नहीं अटक गया, अटक गया तो अब क्या होगा, अटक गया तो अब वो यूरिन करना बंद कर देगा, लगातार उसके ब्लैडर में यूरिन बढ़ता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, और अगर उसका इलाज नहीं कराया तो उसका ब्लैडर फट जाएगा अंदर ही, है ना। एक बार तो लगेगा भाई, अपने भी पता नहीं चलता है, कई बार ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कई जो झोला छाप रहते हैं, दे इंजेक्शन लेसिक्स पे लेसिक्स टेके जा रहे हैं, क्रूसामाइड आता है उसमें डायूरेटिक है ना, और उसका ब्लैडर ही फाड़ दिया पूरा, बाहर तो निकल नहीं रहा, फट गया तो ऐसा 2-4 दिन के लिए आराम आ जाता है और फिर वो मर जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका इलाज होता है बेटा ट्यूब सिस्टोटोमी, एक ऑपरेशन है, उसमें क्या करते हैं, नली डालते हैं, सीधा यहाँ से कट लगाएंगे राइट साइड से, है ना, कट लगा के सीधा ब्लैडर के अंदर वो पाइप डालेंगे, पाइप में एक अंदर वॉल होता है, वो फंस जाएगा ब्लैडर के अंदर जाके, उसमें से यूरिन आता रहता है। तो 5-7-10 दिन के लिए यूरिन कहां से आएगा, उस पाइप से होते हुए आएगा, ठीक है। उसके बाद में वो स्टोन वहां से पिघल जाता है, नौसादर वगैरह उसके चालू कर देते हैं, तो स्टोन वहां से हट जाता है अपने आप 5-7 दिन के अंदर, फिर नेचुरली यूरिन आने लग जाता है, फिर उस पाइप को वहां से हटा देते हैं, इसको ट्यूब सिस्टोटोमी कहते हैं। तो स्टोन याद रखना बेटा कहां फंसता है मेनली, इनमें सिग्मोइड फ्लेक्सर में। मनीषा को डिस्काउंट दे दो, 4 एडमिशन कराए, हाँ मनीषा को हम सिलेक्शन ले लेगी जो गिफ्ट देंगे, मेडल पहनाएंगे स्टेज पे बुला के, इससे बड़ा उपहार हो सकता है क्या, ये मेडल जिंदगी भर चमकते रहते हैं सामने, और हम पता है जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं, ये देखो मेरी सफलता की निशानी टंगी हुई है सामने, बहुत अच्छा लगता है बेटा पूरी जिंदगी भर। तो सेलेक्ट हो जाओ तो मेडल लेने जरूर आना कोचिंग, कोई हम प्रोग्राम नहीं करते हैं अलग से, धीरे धीरे आते रहते हैं, हम पहनाते रहते हैं जो आ जाता है उसको जो नहीं आता हम नहीं पहनाते। हाँ कर दे, उंगली कर दे, पेन ले रहा है, चाय लग गई पेन पे, स्याही लगा दी, रंग दे तू मोहे नीला, आवाज नहीं, चले क्या, बोलो ना, ये क्या बना दिया तूने, क्या चबा रहा है, क्या चबा रहा है, चिंगम चब्बाऊ है, थिएटर है क्या ये, क्लास है, मैं चिंगम चबाता हुआ आऊं क्लास में तो कैसा लगेगा तुझे, हैं, आज तो चबाया है, आगे समझ चबाना, लिख लिया क्या, क्या कह रही है बेटा, कैसे हंसी तू, जोक मारा है इसने कुछ, चले क्या, कब से लिख रही है, 1 घंटा हो गया चलो बेटा सुनो अब एक और डायग्राम है, अब क्या है, एक और डायग्राम, इधर देखेंगे बेटा, इधर देखेंगे, डेंडे 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 डेंडे, क्या है ये, वैसे तुमने किडनी कहां पढ़ ली है, एनाटॉमी में, फिर से पढ़ा देता हूं, ये क्या निकला, कौन निकला बेटा, निकला कि नहीं निकला, किडनी के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, किडनी के चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक पतली, क्या कहते हैं इसको, वैसे मजे ले रहे हो, कहां पड़ी तुमने किडनी,
हैं? नेफ्रॉन पढ़ा है बस, चलो भाड़ में जाने दो। इधर देखो क्या है बेटा, ये रीनल कैप्सूल, क्या बोलते हैं बेटा इसको? किडनी के चारों तरफ पाई जाने वाली जो पतली झिल्ली है उसे क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। कह दिया कि नहीं कह दिया? अब देखना बेटा, अब इसके अंदर देखो ये है पिरामिड नुमा संरचना। इसके अंदर ये क्या मिलती है बेटा? पिरामिड नुमा संरचना मिलती है कि नहीं मिलती बेटा? और इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा अपन रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं? रीनल। क्या बोलते हैं? रीनल। बोलते कि नहीं बोलते? बेटा वापस बात की ना, जूते में पैक करके फेंक दूंगा तुझे मैं, साथ ले जाऊं घर। फिर ये तो मानते नहीं हो एक बार में यार तुम। भाई बच्चे हो गया यार तुम, छोटे छोटे में बोलूं भाई बात मत करे, काम की चीज बता रहा हूँ, बात मत करे, काम की चीज बता रहा हूँ। बच्चे हो गया तुम, कल परसों तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, साल 2 साल में। क्या सिखाओगे तुम उनको कि क्लास में जाके बात करना? हम भी करते थे हैं, हम भी असफल हैं, तुम भी असफल हो जाना, ये सिखाओगे क्या? बेटा बात करोगे तो असफल ही होगे। यहाँ बात करने का समय है यार, तुम्हें कैसे मिल जाता है, तुम्हारे दिमाग में कैसे आ जाता है ये समय बातें करने का और वेस्ट करने का? है क्या यार? कर लेना, जिंदगी पड़ी है तुम्हारी 6 महीने बाद में बात, और अभी बात करते रह गए तो बात ही करना फिर जिंदगी भर। दोबारा मौका नहीं है दूसरी भर्ती का, ध्यान रखना। देते फिरना परिचय का और ये इसका, ये फालतू के पेपर, ये दूर दूर तक कहीं रोल नंबर नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? तो कुछ कब एक बार सद्बुद्धि ऊपर वाले ने दे दी थी डिप्लोमा करने की एलएसए की, तो सद्बुद्धि का एक बार और उपयोग कर लो। सद्बुद्धि यही बेटा, इस टाइम पे डिप्लोमा तुमने कर लिया। जो नॉर्मल पढ़ा है ना, जिसने बीएड की है उसकी हालत पूछ के आना एक बार। सारे पेपर देते फिर रहे हैं, चपरासी तक में नंबर नहीं आ रहे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आसपास ही देख लेना तुम्हारे। मेरा एक दोस्त है बढ़िया, बहुत बढ़िया लंगोटिया बचपन का ही, बीएड कर ली, एसटीसी कर ली, तैयारी कर रहा, परिचर की भी कर ली, सब कर ली। अब कह रहा मैं मेरा ट्रैक्टर संभालूंगा। प्रचंड बेरोजगारी है बेटा। कैसी बेरोजगारी है? प्रचंड, भयंकर। क्या करे इंसान? ठीक है, तो फिर वही काम करने, तो फिर यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करना है? उनको पहले ही संभाल लो। अरे है ना। अब ट्रैक्टर करता है और बढ़िया पढ़ा के भी आता है, 12वीं बच्चों को पढ़ा रहा है ऐसे तो, बायोलॉजी 11th 12th के बच्चों को, तो परिचय किया हुई पेपर दे रहा है। सोचो 30-40 हजार वहां भी कमा रहा है। लेकिन भाई आदमी को क्या चाहिए आज की डेट में? सरकारी नौकरी। एक टाइम पे आके तो अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी ना परिचय में भी यार, पेंशन मिलेगी, फंड मिलेगा, सब चीज मिलेगी, और साइड में काम भी कर लेगा अपना, सारे पढ़ा भी ले भले ही। अरे बोलो फिर। तो भयंकर बुरी हालत है बेटा, ध्यान रखना, हालत भयंकर बुरी है। पढ़ लो, डिप्लोमा कर लिया है तो अब टाइम वेस्ट मत करो, और नहीं समझना है तो भाड़ में जाओ। 6 महीने बाद में नहीं होगा तुम फिर मेरे पास आओगे, लेकिन 5 साल बाद में, तब तक सिर पे बाल नहीं होंगे, 2-3 बच्चे खेल रहे होंगे, मेरे भी नहीं होंगे खैर। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है, पढ़ लेना। ठीक है, नहीं पढ़ो तो मेरे में तो दम रही नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, भाड़ में जाओ, मत पढ़ो। ठीक है, मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूंगा, तुम बच्चे तो नहीं यार, अब डेली डेली तुम्हें सुनाऊं, जलील करूं। मेरी उम्र के हो तुम, 2-4 तो बड़े और होंगे मेरे से। समझ में आ रहा है क्या है ये? तो इनको क्या बोलेंगे बेटा अपन? रीनल पिरामिड। क्या बोलेंगे बेटा? रीनल पिरामिड। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, क्या होगी बेटा ये रीनल पिरामिड? चलो अब देखो बेटा, इसमें 2 क्षेत्र हो गए। एक तो किडनी का बाहर वाला, किसी भी ऑर्गन का बाहर वाला क्षेत्र को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले क्षेत्र को, तो ये बाहर वाला क्षेत्र है कि नहीं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? कॉर्टेक्स। और ये अंदर वाला क्षेत्र है कि नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे?
आप देख रहे हो बेटा ये बीच में यहाँ एरिया बचा है कि नहीं बचा, ये वाला एरिया खाली बचा है कि नहीं बचा, इसको बोलते हैं अपन बेटा कैलिक्स, रीनल कैलिक्स। और ये भी दो प्रकार की होती है, माइनर और मेजर। पहले माइनर में फिर मेजर में, पहले कौन सी होती है माइनर, फिर कौन सी होती है मेजर। फिर ये वाली जो जगह है ये कौन सी है बेटा, जो बीच में खाली जगह है ये वाली, इसके बाद में माइनर मेजर, माइनर मेजर क्या आ गए, कैलिक्स आ गए। ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया, बीच में खाली जगह आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं बेटा, रीनल पेल्विस। ठीक है, फिर ये खाली जगह है कि नहीं, जहां से चीजें बाहर जा रही हैं और अंदर आ रही हैं, इसको बोलते हैं बेटा हाइलम। क्या बोलते हैं, अब यहां पे तुम कंफ्यूज हो गए, बीपी बॉस ने हाइलस बताया है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, हाइलस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलस। दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। लंग्स में भी तुम्हें बताया होगा बॉस ने। तो हाइलम और हाइलस कोई पर्टिकुलर अंग के लिए नाम नहीं है कि भाई किडनी ने ठेका ले लिया है हाइलम का, या लंग्स ने ठेका ले लिया हाइलम का। हाइलम एक वह स्थान होता है किसी भी अंग का जहां से चीजें अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं। तो लंग्स में भी हाइलम और हाइलस है, और यहां भी हाइलम और हाइलस। किडनी में ज्यादा फेमस क्या है, क्या फेमस है, हाइलम। लंग्स में जो बॉस ने बताया वो याद कर लेना। किडनी में तो ज्यादा फेमस क्या है, हाइलम। लंग्स में क्या बताया है, हाइलम ही बताया, वहां भी वही याद कर लो। हाइलम और हाइलस दोनों क्या है, एक ही है। हाइलम और हाइलस दोनों एक ही है, और किडनी में हाइलम ज्यादा फेमस है। तुम पहले बच्चे नहीं हो जो ये कंफ्यूजन मेरे पास लेके आए हो, हर बैच लेके आता है, क्योंकि बॉस वही बताते हैं और मैं ये बताता हूँ, ठीक है। और मैंने खूब कंफर्म कर लिया, किडनी में ज्यादा फेमस क्या है, गूगल करके देख लेना, ठीक है। हाइलम ऑफ किडनी तो अपने आप लिखा आ जाएगा, ये जगह क्या है बेटा, हाइलम है। हर डायग्राम के अंदर क्या लिखा मिलेगा, हाइलम ही लिखा मिलेगा। बाकी फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, या तो हाइलम आएगा या हाइलस आएगा। और मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे लीचड़ क्वेश्चन नहीं डालता है पेपर बनाने वाला, ठीक है, कि हाइलम और हाइलस क्या होता है, कुछ नहीं है, जगह है जहां से चीजें अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। तो इसमें इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ये भी डाल के देख लेना गूगल पे, डिफरेंस बिटवीन हाइलम एंड हाइलस, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वर्ड है दोनों, एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। अरे बोलो, अब कंफ्यूज हो गए, वेरी गुड। चलो बेटा आगे चलते हैं। ये तो यूरेटर हो ही गया। अब देखना ये कौन है, क्या है ये, हैं? क्या है, क्या है, ये है बेटा रीनल आर्टरी, जो किडनी के अंदर ब्लड लेके जाएगी। और ये है रीनल वेन, जो किडनी के अंदर से रक्त वापस लेके आएगी। अरे वेन हृदय की तरफ जाती है ना यार, बोलो, ठीक है। तो ये तो रक्त लेके अंदर जा रही है, ये तो रक्त लेके अंदर आ रही है, और ये बाहर रक्त लेके जा रही है। तो ये तो है बेटा क्या, रीनल वेन। और ये है बेटा रीनल, ये है रीनल आर्टरी। आर्टरी तो लेके ही जाएगी अंग की तरफ हृदय से। ये क्या है बेटा, क्या है ये, यूरेटर। अरे बोलो, तो ये तो धमनी गई, सिरा आई, यूरेटर बाहर आया, इसके अलावा नर्व होंगी कि नहीं होंगी बेटा, नर्व में इसमें बना नहीं रहा, इतनी जगह नहीं है, तुम सेल्फ अंडरस्टूड कर लो कि भाई इसमें नर्व भी होंगी, है ना। नर्व समझते हो, तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं क्या ले जाएंगी, नर्वस सिस्टम का आदेश लेके जाएंगी और लेके आएंगी। समझ में आए कि नहीं आए बेटा। तो ये आपकी क्या है, किडनी। क्या है ये, किडनी। बनाओ डायग्राम।
बना लिया क्या बेटा? क्या कह रही है बेटा? क्या कह रही है तू? इतनी जल्दी कैसे बन जाए? वेरी गुड। ऊपर ही बैठता हूँ, नहीं बात करोगे तुम। किडनी में नेफ्रॉन कैसे होता है पता है? देखो नेफ्रॉन, और बता दूं पता किस तरीके से होता है ऐसे। देखो इधर, ये नेफ्रॉन बना रहा हूं मैं, जगह ही नहीं छोड़ी कहीं। देखो बेटा, ये हो गया बोमन संपुट। क्या हो गया ये? बोमन संपुट। ये इसमें हो गई पीसीटी। क्या हो गई ये? पीसीटी। क्या है ये? पीसीटी। ये जा रहा है हिलने का लूप। कौन जा रहा है? हिलने का लूप। ये हिलने का लूप वापस आ गया, ये हो गई डीसीटी, और ये हो गई फिर संग्राहक नलिका। समझ रहे हो? इस तरीके से नेफ्रॉन स्थित होता है। तो पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इतना समझ में आना चाहिए कि भाई ये क्या है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या बेटा? बेटा वो सब आएंगे, रुक जाओ। हाँ बता क्या? काम के लिए बोलती है तो बहुत काम पड़ते हैं तुझे। कौन है बाहर? बोल। है? तो क्यों बज रहा था? बना लिया क्या? बना लिया? तो आवाज क्यों कर रहे हो यार? जिन्होंने बना लिया वो पढ़ लो यार। चांटे ही खाने का काम करते हो क्या हर टाइम यार तुम?
अब लिखो किडनी के कार्य हैं, लिखो बेटा किडनी के कार्य। क्या कार्य है किडनी के? मूत्र का उत्सर्जन है ना, लिखो मूत्र का निर्माण। मूत्र का क्या करना, निर्माण कौन करती है? किडनी। मूत्र का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे मूत्र में ही तो यूरिया होता है, मूत्र के अंदर ही क्या होता है? ब्रैकेट में लिख दो यूरिया का उत्सर्जन, एक ही बात है, मूत्र का निर्माण या यूरिया का उत्सर्जन। मूत्र का निर्माण या यूरिया का उत्सर्जन, है कि नहीं? परासरण दाव के बारे में बताया था, एक तो एल्ब्यूमिन थी और एक किडनी थी। तो लिखो शरीर के परासरण दाव का नियंत्रण, शरीर के परासरण दाव का नियंत्रण। समझ में आया? कॉर्टेक्स पार्ट से हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रेनलिन नहीं होता बेटा, एड्रेनलिन ग्रंथि से होता है, वो किडनी से नहीं होता। क्या लिखा? परासरण दाब का नियंत्रण। अगला लिखो बेटा पीएच का नियमन, पीएच का, शरीर की पीएच का नियमन, शरीर की पीएच का नियमन। पीएच का नियमन कैसे होगा बेटा? भाई H+ तो भाई पीएच ऐसे है, देखो सुनो, शरीर की अम्लीय पीएच ज्यादा हो रही है तो मूत्र में H+ ज्यादा निकाल दिया जाएगा, क्षारीय पीएच हो रही है तो H+ शरीर से नहीं निकाला जाएगा। अरे बोलो, तो पीएच ऊपर नीचे जब होती है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? किडनी। समझ में आया बेटा? ये किसका कार्य है? किडनी का। बाकी पढ़ेंगे कल, ये पढ़ के आना, ठीक है।